हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में जब वो प्रिज्म से पास करता है। तो क्या क्या होता है कहानी। लाइट जब प्रिज्म से गुजरता है तो सारा कुछ देखेंगे। एंगल ऑफ डेविएशन उस पर बात करेंगे। क्या क्या फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एंगल ऑफ डेविएशन को, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो प्रिज्म की कहानी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन समझने से पहले प्रिज्म के थ्रू पहले यह समझ लिया जाए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो रिफ्रैक्शन होता है लाइट का बेंडिंग, है ना। रिफ्रैक्शन के बारे में आइडिया होगा थोड़ा। रिफ्रैक्शन प्रिज्म के थ्रू पढ़ रहे हैं तो रिफ्रैक्शन के बारे में तो आइडिया होगा ही। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग, लाइट का बेंडिंग, बेंडिंग ऑफ लाइट जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। when it goes from one medium to another, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लाइट का बेंडिंग होता है। रेयरर से डेंसर जाए तो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और डेंसर से रेयरर जाए तो नॉर्मल से दूर बेंड होता है। ये इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। इसी फेनोमेना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो ये पहले आपको इतना आइडिया है ना। अगर इसको समझना चाहे फिगर से तो ये अगर ये इंटरफेस है और इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका इधर μ2, तो लाइट अगर ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंस करता है और ये नॉर्मल है, नॉर्मल है ये, ठीक है, और ये एंगल आई है, तो ये अगर ये डेंसर कहें μ2 ग्रेटर देन μ1, तो ये लाइट नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड कर जाता है, ये आर, है ना। और यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगता है, वही μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। ये आपको इतना आइडिया है। तो अभी रिफ्रैक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे, अभी तो प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन के बारे में बात करना है। तो चलिए प्रिज्म की कहानी शुरुआत करते हैं अब, है ना। तो सबसे पहले ये समझ लिया जाए कि प्रिज्म क्या होता है ना, तभी तो उससे रिफ्रैक्शन समझेंगे। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म कैसा दिखता है, पहले ये समझ लें। तो पहले हम प्रिज्म का डेफिनेशन लिख रहे हैं, फिर उसको थोड़ा बनाएंगे और समझेंगे कैसे क्या है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है? ए प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट, है ना, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग, इसीलिए रिफ्रैक्शन पहले बताए, रिफ्रैक्टिंग बाउंडेड मीडियम, रिफ्रैक्टिंग बाउंडेड मीडियम। किससे बाउंड होता है ये, है ना, किससे बाउंड होता है? बाउंडेड मीडियम। प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना, मीडियम पहले लिखना चाहिए था, फिर बाउंडेड बाय कितने सरफेस वो लिखते हैं ना। ए प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। 5 प्लेन सरफेस होता है, ठीक है। एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो 5 प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड होता है, जिसमें से ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन भी होता है विथ ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, और रेक्टेंगुलर सरफेस भी होता है। वो सब अभी देख रहे हैं, है ना, सब अभी देख रहे हैं कैसा होता है प्रिज्म, कैसा दिखता है प्रिज्म, सब देखेंगे। तो इसके लिए हम दूसरा कलर भी ले लेते हैं बताने के लिए। तो प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही बना होता है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, मतलब लाइट को मोड़ सकता है, वो ऐसा मीडियम है, नॉर्मल से दूर, है ना, नॉर्मल की तरफ ये कर सकता है बेंड। और इसमें 5 प्लेन सरफेसेस है, प्लेन्स होता है ना, कि 2D लेंथ भी ब्रेथ भी, है ना, प्लेन सरफेस होता है, और ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन भी इसमें होता है। तो इसको बनाते ही हैं तभी ये कहानी प्रिज्म का समझ में आएगा। तो इसको बना ही लेते हैं, अगले स्लाइड में बना ले। हाँ चलिए यहाँ बना लेते हैं। तो सबसे पहले प्रिज्म बनाते समय क्या करना है? सबसे पहले आप एक आराम से पहले एक ट्रायंगल बना लो, बहुत बढ़िया सा, है ना। ये बनाने का तरीका है, सबसे पहले एक आराम से आप क्या करो, एक ट्रायंगल बना लो। सबसे पहला काम यही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक बनाओ ये रिफ्रैक्टिंग एज, इस तरह से, है ना, ये इसके पैरेलल है बिल्कुल, ठीक है। ये यहाँ से बना लो ये इस तरह से रिफ्रैक्टिंग एज, ठीक है। सारा कुछ बन गया। उसके बाद यहाँ पे ये इसके पैरेलल, है ना, ये यहाँ पे फिर, ठीक है, और ये चले जाएगा यहाँ पे,
और ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे जाएगा, तो ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। ये कुछ सीधा बनाना है बिल्कुल, ठीक है। ये इस तरह से, तो ये है, ये रहा आपका, और इधर ये 1 2 और इधर भी बनेगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बन गया बन गया। ये ए और ये बी और ये सी और ये डी और ये ई और ये एफ, बिल्कुल ऐसे आपको बनाना है जैसे बनाए। काफ़ी आसान था बनाना, है ना। अब इसमें नेम लिख देते हैं क्या क्या है, और सब आपको सरफेसेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, तीन रेक्टेंगुलर सरफेस दिखा, ये ए रेक्टेंगुलर सरफेस दिखाएं, ये ए सी एफ डी ये एक दिखा, और दूसरा ए बी ई डी ये दिखा, और ये बी ई सी एफ, ये तीनों क्या है, ये तीनों है रेक्टेंगुलर सरफेस, है ना। यही तीनों क्या है, ये रेक्टेंगुलर सरफेस, ठीक है। ये जो BECF है, इसको बेस ऑफ द प्रिज्म कहते हैं, बेस ऑफ द प्रिज्म, है ना। बेस, ये बेस है नीचे यहाँ पे, ये वाला क्या है, ये बेस ही है ना। BECF ये वाला क्या है, ये BECF क्या है, बेस ही है कि नहीं। यही है बेस, ये BECF ये क्या है, बेस है, बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। ये जो दिख रहा है ABED ये वाला, और इधर जो दिख रहा है ACDF ये वाला, ये दोनों क्या है, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। यहीं पे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये क्या है, ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो ये जो सरफेस है वो लिख दिए। अब ये जो है AD, ये वाला जो लाइन है AD, ये इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज, है ना। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। ये कुछ नाम है जो आपको ध्यान रखना है। और ये कह रहे थे कि 2 ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन भी दिखा होगा, एक ABC और एक पीछे दिख रहा होगा DEF, है ना। ये दोनों क्या है, यही है ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। ये ट्रायंगल मेरा स्टाइल लिखने का, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन, है ना, ABC और DEF। तो हुआ ये यहाँ पे 3 सरफेस, यहाँ 3 सरफेस, और यहाँ पे ये 2 सरफेस, है ना। ये ABC सामने दिख रहा होगा और ये DEF पीछे दिख रहा होगा। तो 2 ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन और 3 रेक्टेंगुलर सरफेस, ये आपको दिखाओ। ये 5 सरफेसेस होता है ना, और बाउंड करता है यही पूरे उस मीडियम को, और इसी के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो अब फटाफट से आगे सीख लेते हैं। यही ABED सरफेस है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, फिर इधर ACDF पे होता है, और वो AD रिफ्रैक्टिंग एज है। तो ये पूरी कहानी होगी, डिटेल समझ में आ गया पूरा, है ना। और इसमें एक और जरूरी चीज समझ लें, हम लोग जो रे का पूरा एनालिसिस करेंगे, रे का बेंडिंग देखेंगे, लाइट रे का उसका रिफ्रैक्शन देखेंगे, सब कुछ वो हम लोग सिर्फ डील करेंगे, वो सिर्फ हम लोग कंसिडर करेंगे प्रिज्म के प्रिंसिपल सेक्शन में, है ना, प्रिंसिपल सेक्शन में। और वो प्रिंसिपल सेक्शन मेरा होगा ABC, है ना। ये ABC यही होगा मेरा प्रिंसिपल सेक्शन, है ना। यही मेरा होगा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, है ना। यही होगा मेरा प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ABC। ये जो आपको सामने दिख रहा है ABC, ये है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। और हम लोग इसी से कहानी सारा देखेंगे, समझेंगे, है ना। पूरा बार बार नहीं बनाना, मतलब उसी पे सारा खेल हो जाता है, प्रिंसिपल सेक्शन पे भी, और उसी पे सारा हम लोग को समझना है, और वही लेके बार बार बना के समझेंगे, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत करें, आगे बढ़ें। और इसी ABC में एक चीज़ और बता दें, ये दूसरे कलर से थोड़ा, इसी ABC में ये जो यहाँ पे एंगल बनता है, ये एंगल, इसको A एंगल कहते हैं। ये A को ही बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। ये एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो इसी में बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी को, A को। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। ये प्रिज्म बना के इसका पूरा रिफ्रैक्शन, बैंडिंग वगैरह सब कुछ अब देख ही लेते हैं। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पूरा डिटेल समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब बनाते हैं प्रिज्म और समझते हैं कैसे रिफ्रैक्शन करता है, क्या होता है कहानी, है ना। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये ABC ये हम लोग बाहर निकाल लिए, प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। एक मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट से शुरू कर रहे हैं, फिर व्हाइट लाइट जब स्पेक्ट्रम बताएंगे तो फिर व्हाइट लाइट का भी दिखाएंगे। अभी बस एक सिंगल कलर ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटिक, है ना। ये आपको क्लियर है पहले, मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब कलर, मोनोक्रोमेटिक, है ना, सिंगल कलर वाला, सिंगल वेवलेंथ वाला हम लोग फिलहाल अभी
लाइट लेके सारा कुछ समझेंगे। स्पेक्ट्रम जब पढ़ेंगे तब फिर वहां पे देखेंगे पूरा वाइट लाइट लेके, ठीक है। तो अभी इस पे बस सीधा सीधा एक रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट कर गया, है ना। ये क्या है, दिस इज इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओपी, ओबी कुछ भी दे दो आप, ओपी, ठीक है। तो ये ओपी नाम दे रहे हैं यहाँ पे। ये जहाँ पे गिरा फिर आगे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन वगैरह होगा, बेंडिंग वगैरह होगा। तो यहाँ पे पहले बना लेते हैं एक नॉर्मल, है ना, एक बना लेते हैं ऐसे नॉर्मल, ठीक है। ये इस तरह से नॉर्मल, इसको यहाँ नाम दे देते हैं, ये पी पॉइंट है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, एंगल आई, है ना। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही क्या होगा, एंगल आई, है कि नहीं। अब क्या होगा यहाँ से, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, है ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर तुम ना होते, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये लाइट सीधा ऐसे चले जाता, है कि नहीं, सीधे सीधे निकल जाता। लेकिन प्रिज्म होने की वजह से ये बाहर रेयरर मीडियम था, एयर था, और ये ग्लास अंदर आ गया, अंदर डेंसर मीडियम है। तो क्या होगा, अंदर क्या है, डेंसर, अंदर ये है डेंसर मीडियम। तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा। ये जो नॉर्मल है, ये जो ड्रॉ किए हैं, ये जो नॉर्मल है, इसकी तरफ लाइट बेंड कर जाएगा, है कि नहीं। तो लाइट कुछ ऐसे बेंड कर जाएगा, है ना। ये कर गया बेंड, सीधा जाने की बजाय ये बेंड कर गया थोड़ा, ये रास्ता अब लेगा लाइट, है कि नहीं, लाइट वही रास्ता लेगा, ये वाला, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे नॉर्मल डालते हैं, ये यहाँ पे फिर से नॉर्मल डालते हैं, और यहाँ से क्या होगा, ये अब डेंसर से बाहर फिर रेयरर में निकल रहा है। तो लाइट इस नॉर्मल से दूर चले जाएगा, ये दूर चले जाएगा लाइट, ये जो नॉर्मल है इससे दूर चले गया। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, और ये जितने एंगल पे बाहर निकलता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना। ई होता है एंगल ऑफ इमरजेंस, सब कुछ लिख देंगे, अभी परेशान नहीं होना है। ये आई हो गया, और यहाँ पे हुआ इसका रिफ्रैक्शन, ये वाला क्या है, रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जितना नॉर्मल के साथ बनाएगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ठीक है, R1। और ये वाला लाइट फर्दर जब इस AC सरफेस पे गिरा, AC सरफेस पे, है ना, इस AC सरफेस पे ये वाला लाइट जब गिरा बेंड होने के बाद, ये यहाँ पे जितना नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, ये इंसिडेंट रे की तरह काम करेगा AC सरफेस के लिए। ये एंगल बनाया वो है R2, है ना, ये है R2। और यहाँ पे ये वाला है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये सब तो पता ही है, ठीक है। ये इतनी कहानी समझ में आई। तो कुछ नाम दे देते हैं सबको, ये इसको कह देते हैं OP, इसको कह देते हैं Q, और इसको यहाँ पे कह दे रहे हैं R, ठीक है। ये दोनों नॉर्मल जहाँ पे यहाँ पे मिल रहा है इसको कह देते हैं N, है ना, इसको N कह देते हैं, ठीक है। अब ये जो इंसिडेंट रे है OP, ये अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना मुड़ गया है, इतना मुड़ गया है ना। यहां से गया तो इतना मुड़ गया, इसको क्या दे रहे हैं, Δ1, है ना, ये Δ1 हो गया, ठीक है। अब ये सारा एंगल समझ में आ रहा है, सारा एंगल पहले लिख दें थोड़ा। आई क्या है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सब क्लियर होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और R1 क्या है, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर AB सरफेस, है ना, AB सरफेस के लिए, ठीक है। R2 क्या है, इसको एक तरह से कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके लिए, फॉर AC सरफेस, है ना, उसके लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। और E क्या है, E क्या है, E है एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस क्या है, जो इमरजेंट रे, है ना, ये वाला क्या है, ये बाहर निकल रहा है रे, तो इसको कहते हैं इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। तो इमरजेंट रे जो नॉर्मल के साथ बनाएगा वो E, एंगल ऑफ इमरजेंस, है ना, ठीक है। ये Δ1 क्या है, ये Δ1 पे लिख दें, ये Δ1 क्या है, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, ये है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, इंसिडेंट रे का डेविएशन अपने ओरिजिनल ट्रैक से, है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन Δ1। तो इकट्ठे नेट एंगल ऑफ डेविएशन लिखेंगे, है ना, इसको बार बार Δ1 Δ2 नहीं, नेट जो फाइनल एंगल ऑफ डेविएशन होगा वही लिखेंगे। तो ये Δ1, ये इंसिडेंट रे जितना अपने रास्ते से डेविएट किया वो Δ1। और ये इमरजेंट रे, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा होगा तो वो इमरजेंट रे को अगर देखेगा यहाँ से आंख लगा के, है ना, आंख लगा के इमरजेंट रे को देखेगा,
तो उसको क्या लगेगा, ये इमरजेंट रे कहीं यहां से आ रहा है ना, ये इमरजेंट रे कहीं यहाँ पीछे से आ रहा है, ऐसा लगेगा, है कि नहीं। तो इसको लगेगा यहां से आ रहा है, लेकिन आ तो यहां से रहा है, रास्ता तो ये है ना, रास्ता तो ये है। मतलब इमरजेंट रे ऐसा यहां से लगेगा देखने से, इमरजेंट रे एक्चुअल में इसको लगेगा यहां से आते हुए, लेकिन फैक्ट क्या है, ये तो यहां से आ रहा है। मतलब इमरजेंट रे भी इन अ सेंस अपने रास्ते से थोड़ा भटका है, तो ये इतना भटक गया है और इसको कहते हैं डेल्टा टू, है ना, ये वाला एंगल डेल्टा टू। और इस पॉइंट को जहां पे ये इमरजेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे जहां पे ये मिल रहा है, इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड प्रोड्यूस करने पे और इमरजेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे जहां मिल रहा है, इस पॉइंट को कह देते हैं एम। ठीक है, इस पॉइंट को कह देते हैं एम। तो इंसिडेंट रे का डेविएशन अपने रास्ते से डेल्टा वन और इमरजेंट रे का अपने रास्ते से डेविएशन डेल्टा टू। ये पहले पूरी इतनी कहानी क्लियर है, साफ है बिल्कुल। और यहीं पे हम लोग अब फाइनली कहते हैं कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला इसी को कह रहे हैं डेल्टा, है ना, इसी को कह रहे हैं डेल्टा। तो ये है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, इंसिडेंट रे डेल्टा वन, इमरजेंट रे डेल्टा टू। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ये जो डेल्टा है, ये है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, है ना। डेल्टा वन हुआ इंसिडेंट रे का डेविएशन, डेल्टा टू हुआ इमरजेंट रे का डेविएशन, और टोटल डेविएशन, नेट डेविएशन ये दिया जाता है डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और उसको कहते हैं डेल्टा, है ना, वो है डेल्टा। तो डेल्टा बेसिकली है क्या, एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड एंड एंगल मेड बाय इमरजेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, है ना। तो ये दोनों से मिला के फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोडक्शन से जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली यही बताता है कि इंसिडेंट रे अपने ओरिजिनल रास्ते से कितना भटक गया है और इमरजेंट रे जो जाके निकला है कितना भटक गया है, वही है डेल्टा। ठीक है, तो ये भी लिख दें क्या। तो ये सबसे पहले डेल्टा वन क्या हुआ, डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। ये डेल्टा टू क्या हुआ, ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमरजेंट रे, है ना। और डेल्टा जो है ये है टोटल डेविएशन, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, है ना, ये है टोटल डेविएशन। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड, इसको आगे बढ़ाए हैं इंसिडेंट रे को, एंड इमरजेंट रे प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड। तो ये दोनों रे के बीच का एंगल है, और यही बताता है कि टोटल कितना डेविएशन हुआ है इंसिडेंट रे का इमरजेंट रे तक जाते जाते। ये यहां से पता चलता है, टोटल दोनों को जब जोड़ देते हैं डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो ये टोटल डेविएशन मालूम होता है। ठीक है, ये भी क्लियर है, ये भी कहानी क्लियर है, साफ साफ। तो अब यहीं से सारा कुछ अब जब क्लियर हो गया है, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग बेसिक्स के बारे में, थोड़ा कुछ फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं अब सही से। ठीक है, तो अब क्या क्या हमको यहाँ से दिख रहा है। सबसे पहले ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना है, और ये इधर दिख रहा है आपको, ये डेल्टा वन और आर वन। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ये देखना है, ये बता रहे हैं इधर आगे की स्लाइड में, ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हम लोग डेल्टा वन और डेल्टा टू को ही ढूंढने वाले हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा होगा कि ये इंसिडेंट रे है और ये ठहरा नॉर्मल, ये है एंगल आई, और इसको जब ऐसे आगे बढ़ा दिए, है ना, इसको जब ऐसे आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पे ये और यहाँ पे ये दो एंगल आपको दिख रहा है, एक डेल्टा वन और एक ये आर वन। तो अगर आप मैथ्स लगाओ और दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का लॉजिक लगाओ, तो सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है आई इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA मैथ्स में पढ़ते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, इस एंगल के बराबर ये पूरा एंगल होगा, है कि नहीं, ये लॉजिक लग गया। तो डेल्टा वन यहां से आ गया आई माइनस आर वन, है ना, आई माइनस आर वन। उसी तरह से दूसरा लॉजिक देखो आप यहाँ पे, ये वाला, फिर आगे ये वाले रे पे चलें, इधर से ये वाला इधर से देखें, तो ये है इमरजेंट रे, ये क्या है इमरजेंट रे, और नॉर्मल के साथ ये बना रहा है ई, है ना। और इसको अगर आप पीछे बढ़ाओ इधर, अरे इसको अगर आप पीछे बढ़ाओ इधर, है ना, तो यहाँ पे फिर आपको उसी तरह से दिख रहा है, ये यहाँ पे R2,
और ये यहाँ पे इमरजेंट रे जो भटका है डेल्टा टू। तो उसी तरह से फिर वर्टिकली अपोजिट E इक्वल टू डेल्टा टू प्लस R2, है ना। यहाँ से फिर डेल्टा टू कितना आ जाएगा, E माइनस R2, है ना, E माइनस R2 यही आ जाएगा। तो इसी को रख देते हैं E माइनस R2 और I माइनस R1 ये कहाँ रख देते हैं, ये इसमें डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, इसी में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। डेल्टा वन कितना आया है, I माइनस R1, डेल्टा टू कितना आया है, E माइनस R2। तो ये हो गया I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, था ना, सीधा सीधा मैथ था, कुछ नहीं है। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन सेकेंड थर्ड, क्या है सेकेंड थर्ड जो भी है, फर्स्ट ही लिए थे अभी, तो इसको सेकेंड क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं सेकेंड। ये आ रहा है डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और थोड़ा आगे चलें और थोड़ा मैथ्स करें, वापस फिगर पे चलें। तो अगर आपको यहाँ से अब ये एक चीज दिख रहा हो, क्वाड्रिलेटरल APNQ, है ना, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसको थोड़ा हाईलाइट करके दिखाना होगा। ये वाला AP, यहाँ से ये N और यहाँ से ये Q, ये APNQ, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इसी क्वाड्रिलेटरल को काट के ले जा रहे हैं आगे वाले स्लाइड में बात समझने के लिए। ठीक है, हो गया बस, अब ज़्यादा कुछ नहीं है ना। इसको आगे की स्लाइड में ले जा रहे हैं, बात करते हैं इस पर। ये यहाँ से APN और ये Q ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ये APNQ, है ना, ये ऐसे करके बन रहा है क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ से ये जो लाइट वो बैंड किया था वो है ना, ये लाइट जो बैंड किया था वो है। यहाँ पे है डेल्टा वन, यहाँ पे है R1, यहाँ पे है डेल्टा टू, यहाँ पे है R2। ठीक है, यही कहानी है। और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म है ये A। ठीक है, यहाँ पे ये एंगल ऑफ प्रिज्म है ये A। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, यहाँ से एक और चीज, ये नॉर्मल था और यहाँ से ये नॉर्मल था, है ना, यहाँ से ये नॉर्मल था। ठीक है, एक बार वापस से फिगर पे चलें, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। APNQ, हाँ ठीक है ना, APNQ थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हुआ है, ये पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। ये यहाँ पे जो है ना, ये थोड़ा सा सही करना होगा इसमें, थोड़ा सा इसमें सही करना होगा, और अभी कर लेते हैं। अब वापस से सही हो जाएगा, थोड़ा सा हाँ ठीक है। तो यहाँ से जो लाइट गिरा था वो यहाँ पे थोड़ा आगे गया हुआ है इधर ऐसे, है ना, और इधर से ये जो इमरजेंट रे है ये पीछे आया हुआ है ऐसे। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे ये यहाँ पे ये है डेल्टा वन और ये है R1, पूरा नहीं है, ये है डेल्टा टू और ये है R2। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से नॉर्मल बना हुआ है फिर, है ना, ये यहाँ से ये नॉर्मल बना हुआ है, ये वाला जो लाइन है ये नॉर्मल है, ये वाला जो लाइन है ये नॉर्मल है ना, ये वाला लाइन जो है नॉर्मल है। तो इसलिए ये बनाया ना, क्योंकि ये पूरा नहीं है डेल्टा वन, यहीं तक है। इसको रेड से दिखा दें, ये वाला इतना सा, ये डेल्टा वन इतना सा ही है, डेल्टा टू ये पूरा नहीं है, इतना सा ही है। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब यहाँ से ये नॉर्मल है, ये वाला लाइन जो है ना ये नॉर्मल है, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 90 है, ये वाला उसी तरह से ये यहाँ से लेके 90 है। तो एक चीज़ हमको दिख रहा है, एंगल APN ये 90 है नॉर्मल की वजह से, और इधर AQN ये भी 90 है नॉर्मल की वजह से, है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर हम बात करें अब क्वाड्रिलेटरल की, APNQ, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का सम कितना होता है 360। तो उसी लॉजिक को लगाएं तो ये हमको मिलेगा एंगल A प्लस एंगल APN, इसको 90 लिख रहे हैं, प्लस एंगल ये N वाला है ना, इसको PNQ, है ना, एंगल PNQ, और प्लस एंगल इधर वाला 90 AQN, है ना, ये वाला AQN, और ये APN, इसी दोनों की जगह 90 लिख दें क्वाड्रिलेटरल में, ये 360 होता है। तो ये हो जाएगा A प्लस PNQ, ये 90 कितना हो गया 180, और 360 में 180 को माइनस करेंगे तो ये होगा 180, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा 180। तो आगे हम लोग इसको लिख लें, ये हो जाएगा PNQ, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल A, है ना, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ये एक इक्वेशन बन के आ रहा है PNQ वाला, है ना, PNQ एंगल पता चल गया, ये पता चल गया।
अब उसी तरह से फिर इस ट्रायंगल में बात कर लें, इस वाले ट्रायंगल में ये R1 और ये R2, तो फिर से हम ये PNQ निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ से भी PNQ निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से R1 R2 और PNQ ये होगा 180, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ठीक है। तो इसको हम लोग अब लगा लेते हैं वापस से। ये हो जाएगा इन ट्रायंगल PNQ, पहले क्वाड्रिलेटरल से वो आ गया, अब यहाँ से एंगल R1, एंगल क्या है, इसको बस R1 लिखते हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल PNQ इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ से PNQ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2, ये एक ही साथ इधर और इसको ब्रैकेट में रख लिए, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट में रख लिए। तो ये भी PNQ है, ये भी PNQ है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, है ना। यूक्लिड पोस्टुलेट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो PNQ के दोनों बराबर है RHS, तो दोनों आपस में ही बराबर होगा। तो इसको हम लोग यहाँ से लिख लेंगे, अब ये दोनों बराबर हो जाएगा क्या, 180 माइनस A, और इधर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस R1 प्लस R2। यहाँ से 180 मर जाएगा, माइनस माइनस मर जाएगा, तो A आ जाएगा R1 प्लस R2। A कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, ये आ जाएगा A आ गया R1 प्लस R2। तो अब जो मेरे पास आया था वो मिनिमम मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, वो आया था I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं I प्लस E और माइनस A, R1 प्लस R2 को रिप्लेस कर सकते हैं A से। तो ये वो एंगल ऑफ डेविएशन का एक्सप्रेशन है जो आपको ध्यान रखना है ना। डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस A, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस माइनस A, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी कहानी समझ में आ गई, ये यहाँ तक पूरा क्लियर है, बिल्कुल साफ है। तो ये अब आ ही गया है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर्स की जो एंगल ऑफ डेविएशन को अफेक्ट करेगा, है ना। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे अब फैक्टर्स, तो वही डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन I प्लस E माइनस A। तो अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे अफेक्ट करता है एंगल ऑफ डेविएशन को, ये थोड़ा आप देखते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस से कैसे फर्क पड़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन पे, तो ये समझने के लिए आपको एक एनालिसिस समझना है, वो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है ना, वो आपको समझना होगा, जो एक्चुअल में देखा गया, है ना, क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसका आंसर वहां से मिलता है। थ्योरेटिकली कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सपेरिमेंटल बेस पे इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस से कैसे अफेक्ट होता है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना, वो जो अपने रास्ते से भटका है वो कैसे अफेक्ट होता है, वो पता चलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल ऑफ डेविएशन वाली कहानी से। तो उसके लिए आपको पहले एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस समझना है, तो उसको बताते हैं आगे की स्लाइड में। तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से क्या समझ में आया कि ये अगर एंगल ऑफ डेविएशन और ये इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस है इधर, है ना, तो एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से ही ये आपको समझना है और ध्यान रखना है क्या ऑब्जर्व किया गया, क्या पाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब धीरे धीरे बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है, फिर एक पॉइंट आता है जहां मिनिमम होता है, और फिर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगता है ना। ये कुछ ऐसा होता है कि पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ, है ना, ये इधर क्या हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बढ़ रहा है ना, ये इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है मिनिमम, है ना, ये एक पॉइंट आता है, इसको कहते हैं डेल्टा मिनिमम। ये इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग I, है ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाता है।
तो पहले क्या हो रहा है, पहले देखो आप कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, ये यहाँ से ये वैल्यू है ये वाला, फिर ये वैल्यू है ये वाला, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर बढ़ रहा है, फिर ये वाला बढ़ रहा है, लेकिन एंगल ऑफ डेविएशन देखो घट रहा है, ये यहाँ घटते जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, और ये इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन घटते जा रहा है। पहले हायर वैल्यू था, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा और कम हुआ, फिर एक वैल्यू आया जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू आया जहां पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो गया, मतलब लाइट अपने रास्ते से कम डेविएट हुआ, वो ये वैल्यू डेल्टा मिनिमम इसको कहते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, इसको आपको ऐसे ही समझना होगा, ठीक है। तो ये देखा गया, और फिर जब इस एंगल के बाद जहां पे मिनिमम डेविएशन मिल गया, उसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब बढ़ रहा है उसके बाद ये इधर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है, तो एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ने लगता है ना। ये क्या हुआ, यहाँ पे कुछ वैल्यू था, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, है ना। तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने के साथ एंगल ऑफ डेविएशन घटा, फिर एक वैल्यू लिया मिनिमम, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ने लगा। तो ऐसे वेरिएशन होता है एंगल ऑफ डेविएशन का। फर्स्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, then takes a minimum value for a particular angle of incidence, and then further when angle of incidence is increased, angle of deviation again increases, है ना। तो यही आपको लिखना है, और यही एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है जो देखा गया। बाकी सबको हम हटा रहे हैं अब, है ना, बाकी सबको हम हटा रहे हैं ताकि ये साफ दिखे, ठीक है। ये कहानी एक बस रख रहे हैं, ठीक है, और इस पे बात करेंगे अभी। तो आपको क्या लिखना है कि एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, विथ इंक्रीज इन आई शॉर्ट में लिख रहे हैं, एंड देन टेक्स अ मिनिमम वैल्यू, then takes a minimum value, and on further increasing I, क्या होता है उसके बाद, इधर लिख लें, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीजेस। तो पहले बढ़ाने से घटता है, फिर एक वैल्यू लेता है मिनिमम पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, और फिर उधर फर्दर बढ़ाने से फिर बढ़ने लगता है। ये वेरिएशन देखा गया, ये एक्सपेरिमेंटली ये एनालिसिस किया गया है, ये ऑब्जर्वेशन मिला है एक्सपेरिमेंटली, आपको ये ध्यान रखना है, यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, वेरिएशन समझ गए। अब यहाँ पे एक चीज देखा गया कि ये मिनिमम वैल्यू लेता है एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, है ना। ये आई, तो इस पे थोड़ा बात कर लें, डेल्टा मिनिमम पे, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। तो ये एक पार्टिकुलर आई पे होता है ना, ये पार्टिकुलर आई पे होता है जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे मिनिमम होता है, मतलब अपने इंसिडेंट रे अपने रास्ते से कम डेविएट करता है, तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आएगा, है ना। तो ये जिस एंगल पे होता है, ये जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, वही डेल्टा मिनिमम है, उसी को डेल्टा मिनिमम कह रहे हैं। तो इसके साथ एक और खास बात है कि ये जिस एंगल पे होता है ना, जैसे आप यहाँ पे देखें अभी, ये प्रिज्म के केस में आप देखे हो, ये वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो जिस एंगल पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है ना, उस एंगल पे एंगल ऑफ इमरजेंस जो बनता है वो बिल्कुल बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, है ना। ये बताना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के जब मिनिमम डेविएशन होता है ना। ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है ना, ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ये कब मिलता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उस केस में आई के बराबर होता है, ये पहला बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा, वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस पे और एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस पे R1 R2, ये भी बराबर होता है। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कहानी जब होती है तो ये होता ही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर, R1 इक्वल टू R2, ये होता ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों जरूरी बात ध्यान रखना है जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ठीक है। ये पहले क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेल्टा हम लोग का आया था I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, है ना। तो I प्लस ई इसको बोल रहे थे माइनस ए,
ठीक है। तो यहाँ से हम मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, डेल्टा मिनिमम, तो आई प्लस ई, इसको लिख लेते हैं आई प्लस आई, क्योंकि दोनों बराबर ही है ना, और माइनस ए, तो ये हो जाएगा 2i माइनस ए, ये डेल्टा मिनिमम है ना, ये आ रहा है 2i माइनस ए। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 2i माइनस ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म, ये आपको ध्यान रखना है 2i माइनस ए। तो जब भी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होगा आई ई के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगा। तो ये डेल्टा मिनिमम 2i माइनस ए ये होता है। तो यहां से हमको दिख रहा है क्या, ये i इक्वल टू, ये दिख रहा है a को आप इधर लेते आओ, ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम और बाय 2, है ना, ये होता है i इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो याद है तो ये तो आप कर ही लोगे, है ना, ये याद है तो आपको कर ही लोगे। ये बस ये बता रहे हैं क्योंकि अगला डिपेंडेंस जो है एंगल ऑफ डेविएशन का, जो फैक्टर अफेक्ट करता है, जो फैक्टर है, उसमें ये वाला लॉजिक काम आएगा जो अभी बता रहे हैं। ये इतनी कहानी तो हो गई, इतनी कहानी आपको समझ में आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है ना, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, ये स्नेल्स लॉ आपने पढ़ रखा है। तो μ1 तो हम लोग का एयर है और μ2 डेंसर मीडियम है ग्लास का, प्रिज्म का, तो इसको म्यू लिखते हैं, μ1 एयर का, इसको 1 लिख रहे हैं, और ये साइन आई है, और μ2 को म्यू लिख रहे हैं ग्लास के लिए, और ये साइन आर है। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो हमको ये दिख रहा है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू, है ना, यही तो है, म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, यही होगा। तो आई का तो वैल्यू आ गया है a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और r का वैल्यू कितना होगा, r का भी निकाल लें, R1 R2 के बराबर है। और यहाँ पे देखें हम लोग का पहले एक रिजल्ट आया है a इक्वल टू R1 प्लस R2, तो यहाँ से R1 R2 जब बराबर है, ये R1 R2 जब बराबर है, तो a हम लोग का क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, इधर साइड में कर लें, a आ जाएगा R1 प्लस R2, ये आ जाएगा 2R, और यहाँ से R आ जाएगा a बाई 2, है ना, R आ जाएगा a बाई 2। तो ये मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए कर रहे हैं सारी कहानी। तो ये हो जाएगा साइन आई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, अभी अभी आया है, a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, और साइन r कितना आ गया, a बाई 2, ये आ गया म्यू, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिस मटेरियल का बना है प्रिज्म, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन a बाई 2। अब यहाँ से एक चीज देखें, म्यू जो आ गया है साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाय साइन a बाई 2। अब क्या होता है कि डेल्टा मिनिमम तो है ही मिनिमम, है ना, ये तो वेरी स्मॉल है, ये तो कह ही रहा है कि हम मिनिमम है ना, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है, ये तो कह ही रहा है वेरी स्मॉल है। अगर इसके साथ हम एक कंडीशन और लेते आए, फॉर स्मॉल ए, है ना, फॉर स्मॉल ए एंगल ऑफ प्रिज्म अगर वेरी स्मॉल हो जाए तो क्या हो जाएगा, ए भी स्मॉल हो गया और ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 भी स्मॉल हो गया। ये साइन है, साइन आपने मैथ में पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके साथ ये जो लगा हुआ है ये थीटा है, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और a बाई 2, ये क्या है, ये एंगल की जगह थीटा लिया हुआ है। तो डेल्टा मिनिमम भी स्मॉल, ए भी स्मॉल, मतलब यहाँ पे थीटा स्मॉल है ना, मतलब ये a बाय 2 ये भी स्मॉल होगा, और a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 ये भी क्या होगा, ये भी स्मॉल होगा। और मैथ में ये एक फंक्शन है, आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, कि फॉर स्मॉल थीटा एंगल, यहाँ पे जो आपका ये एंगल है ये और ये, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये मैथ में आप लोग पढ़ोगे जाके, है ना, आगे 11th-12th में मैथ्स पढ़ोगे जब, तो अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, अगर थीटा स्मॉल है तो, है ना, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे ये थीटा स्मॉल है तो हम साइन थीटा की जगह डायरेक्ट थीटा लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग बराबर है। तो म्यू लिखेंगे डायरेक्ट a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइड बाय a बाई 2, है ना, a बाई 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल,
और क्या कैंसिल होगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, ये आ जाएगा म्यू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय ए। ठीक है, इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा ए बाय ए, और ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बाय ए, और ये है म्यू। तो ये ए से ए मर जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको इधर लिख लें तो ये हो जाएगा म्यू इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा मिनिमम बाय ए, और 1 को इधर माइनस कर लें, म्यू माइनस 1, ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम बाय ए। और यहाँ से ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम म्यू माइनस 1 इंटू ए, है ना। तो फॉर वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ये आ रहा है, और यहाँ से हमको दिख रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ प्रिज्म के, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ठीक है मटेरियल का है जिससे वो बना हुआ है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है एंगल ऑफ डेविएशन, है ना। ये पूरा डिराइव कर दिया आपकी बुक में, बस डायरेक्ट रिजल्ट लिखा हुआ, ये पूरा डिराइव कर दिए, एंगल ऑफ प्रिज्म के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो यही दूसरा फैक्टर है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, ये एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन ये इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। ये पूरा डिराइव करके बता दिए, अब आप लोग समझ जाओगे, यही इतना देर समय लगा रहे थे हम, है ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है कि नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करता है एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने से। तो ये दूसरा फैक्टर भी समझ में आ गया इसी के साथ, तो टाइम ले लिए पहले हम, तो ये अभी क्लियर कर दिए एक ही बार। तीसरे फैक्टर पे चलते हैं। तीसरा फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज करेगा कब, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करता है। तो मीडियम प्रिज्म का जिस मटेरियल से बना हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, क्यों ना बढ़े। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, अपने रास्ते से कितना भटक गया। तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा अपने रास्ते से, है ना। उस प्रिज्म जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उस लाइट को अपने रास्ते से, ओरिजिनल रास्ते से उतना ज्यादा मोड़ देगा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा मिलेगा, है ना। तो यही तो लॉजिक है, यही लिखना है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा, लाइट ज्यादा मुड़ेगा तो अपने ओरिजिनल रास्ते से ज्यादा एंगल बनाएगा, है कि नहीं। तो यही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पे डायरेक्ट डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा मटेरियल का तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ेगा। ये भी चौथा पॉइंट क्लियर है ना, समझा पाए सही से। तो वही आपको लिखना है इसमें, ठीक है। तो चौथे फैक्टर पे अब चलें, ये है वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, वेवलेंथ या कलर ऑफ द लाइट कह सकते हो, कलर वेवलेंथ एक ही बात है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये कहानी क्लियर हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म की बढ़ेगा तो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा, जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट को उतना ज्यादा मोड़ता है ना। जो ज्यादा डेंसर मीडियम है वो लाइट को ज्यादा मोड़ता है कि नहीं। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्बडा, है ना। तो जिसका वेवलेंथ जितना कम है ना, एंगल ऑफ डेविएशन उसके लिए उतना ज्यादा होगा। जिसका वेवलेंथ जितना कम है एंगल ऑफ डेविएशन उसके लिए उतना ज्यादा होगा। तो एक तरह से कह सकते हो आप कि एंगल ऑफ डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, है ना। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एक तरह से कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, है ना। वेवलेंथ देखो ऐसे रिलेट होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा, ये स्पीड से अगर बात करें तो, है ना, स्पीड से अगर रिलेट करें तो ऐसे होता है v इक्वल टू एफ लैम्डा। ये आप लोग पढ़े होंगे काफी बार, v इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना, c इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो लैम्डा जिसका ज्यादा है उसका स्पीड भी ज्यादा होता है उस लाइट का, है ना। ये स्पेक्ट्रम में ज्यादा समझ में आएगा जब लाइट इंटर करता है, व्हाइट लाइट बेसिकली प्रिज्म के अंदर, तो 7 कंपोनेंट कलर में टूट जाता है, विबग्योर जिसको कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट लाइट जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है ना। ये जो वायलेट लाइट है इसका लैम्बडा ये है सबसे कम, है ना, ये है सबसे कम।
और रेड लाइट जो है इसका वेवलेंथ जो है ये है सबसे ज़्यादा, है ना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए आप देखे होंगे जब आपको ये पढ़ाया जाता है ये पूरा स्पेक्ट्रम वाला कहानी, है ना, ये ऐसे लाइट गिरा और ये 7 कंपोनेंट कलर में ऐसे करके बताया जाता है कि ये टूट जाता है ना, ये ऐसे करके बताया जाता है कि ये टूट जाता है 7 कंपोनेंट कलर में इस तरह से। और यहाँ से वायलेट से स्टार्ट करते हो, यहाँ रेड लिखते हो, ये फाइनली निकलता है जब, तो है ना 7 कलर बना लोगे आप लोग। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वायलेट से स्टार्ट होता है और रेड पे यहाँ पे खत्म होता है। तो रेड देखो सबसे कम मुड़ा, अगर ये हम ओरिजिनल रास्ता लें तो रेड सबसे कम मुड़ा, वायलेट इतना ज्यादा मुड़ गया, है ना, वायलेट इतना ज्यादा मुड़ गया। तो क्यों इतना ज्यादा मुड़ गया, क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। वेवलेंथ अगर कम है तो लाइट का स्पीड कम है, जिसका स्पीड कम है उसको मोड़ना ज्यादा आसान है कि नहीं। कोई सड़क पे धीमे धीमे चल रहा है उसको आप पकड़ लो ऐसे और घुमा दो, लेकिन कोई गाड़ी तेजी से जा रही है तो उसको आप मोड़ पाओगे क्या, नहीं मोड़ पाओगे। तो वही बात है कि वायलेट का वेवलेंथ कम है इसीलिए वो धीमा चलता है, उसको मोड़ना आसान है। रेड फास्ट चलता है, उसका वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसको मोड़ना मुश्किल है ना। तो जिस लाइट को मोड़ना आसान है, जिस लाइट का वेवलेंथ कम है ना, जिस लाइट का वेवलेंथ कम है उसके उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, सबसे ज्यादा, क्योंकि उसको मोड़ना बहुत आसान है। तो वही लिखे हैं एंगल ऑफ डेविएशन वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा। वेवलेंथ कम होगा एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा होगा, इनवर्स का ये तो मतलब है एक बढ़ेगा दूजा घटेगा, है ना। तो एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा, वेवलेंथ कम। तो वायलेट का वेवलेंथ कम है इसीलिए उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज्यादा है। तो यही लॉजिक है, वेवलेंथ के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के साथ एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा होगा अगर लाइट का वेवलेंथ कम है तो वो धीमे चलता है ना। मीडियम में इंटर करने के बाद उसका स्पीड ज्यादा कम होता है रिलेटिव टू लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट का। यही तो है V = F लैम्डा। तो रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है मीडियम में प्रिज्म के अंदर, है ना, और वायलेट का कम। तो वायलेट को मोड़ना ज्यादा आसान है। तो यही आपको लिखना है लॉजिक, है ना। ये 4 फैक्टर था जिस पे डिपेंड करता है। आई होप ये पूरा समझ में आया है। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।